हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इस एमबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, ये हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इसके अंदर हमने 45 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन विद डिटेल मैंने पूरी जानकारी उस क्वेश्चन के बारे में दी है। जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने आपको विद फोटोज़ भी आपको मैंने क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। अगर किसी भी तरह के कोई भी आपके पास सुझाव हो या कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं 46 नंबर से। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज भी हम विद फोटोज़ अच्छी तरह से उसको डिटेल वाइज सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 46 आज का, एक बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में हमें काम करवाना है, उपयोग करना है, तो उसे निम्न में से किस में संचालित किया जाना चाहिए। अब ये जो हमारे पास अलग अलग कंडीशन होती है, इन कंडीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे पास 4 कंडीशन बनती है बीजेटी के अंदर, उन कंडीशन के बारे में आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। तो मैं आपको विद फोटोज़ आपको इस चारों कंडीशन दिखाता हूँ और बताता हूँ किस तरह से इनका सॉल्यूशन होना चाहिए। चलते हैं फोटोज़ पर। यहाँ पर हमें फ़ोटो दिखाई दे रही है। इस फ़ोटो के अंदर क्या है, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जो कि हमारा एनपीएन नाम का ये ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर आप सभी को पता होता है अन मेरा क्या होता है, अन होता है नेगेटिव और पी होता है मेरा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव मतलब इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन होंगे और मेरे पास पॉजिटिव मतलब इसके अंदर क्या होते हैं होल होते हैं। ये सभी को पता होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं क्या है कुछ दिनों में मेरी थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने वाला हूं, आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन और मेरे पास क्या होते हैं होल होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये सभी को पता है। अब क्या किया मैंने, ये मेरे पास जो जंक्शन बन रहा है J1 जो जंक्शन है मेरा, नेगेटिव को मैंने जोड़ा हुआ है नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव के साथ। अगर ये कंडीशन करता हूँ तो मेरा जंक्शन बनता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को मैंने जोड़ दिया नेगेटिव के साथ, उल्टी कंडीशन कर दी, यहाँ पर विपरीत कंडीशन हुई है, तो ये मेरा जंक्शन बन जाएगा रिवर्स बाइस के अंदर। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह की कोई कंडीशन हो, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की मेरी कंडीशन बनती है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में काम करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर के रूप में। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंबल आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। जो हमारा पॉइंट होगा वो बाहर की तरफ बनेगा इसके अंदर एनपीएन में। याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, एनपीएन का मतलब क्या बताया था, नोट पॉइंट इन। ये याद रखने का तरीका, इसके अंदर जो पॉइंट होगा वो बाहर की तरफ होगा, नोट पॉइंट इन नहीं होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और कंडीशन बताता हूँ। अकेले हमारे पास अगर एक्टिव रीजन है उसके लिए नहीं, और भी मेरे पास कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मेरे पास जो फर्स्ट वाला मेरे पास मान लीजिए जंक्शन 1 है, ये जंक्शन मेरा 2 है। अगर जंक्शन 1 को मैंने अभी क्या किया था, एक्टिव रीजन के अंदर हमने काम करवाया था। फर्स्ट वाला जंक्शन 1 को हमने क्या किया था फॉरवर्ड बाइस के अंदर, दूसरे को हमने यूज़ किया था रिवर्स के अंदर। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है, हमारे पास कमज़ोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गई फर्स्ट वाली कंडीशन। अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि आपका जंक्शन 1 जो है, जो आपके पास जंक्शन 1 है, ये J1 मानता हूँ, ये मेरे पास J2 है, तो अगर ये फर्स्ट J1 मेरा फॉरवर्ड हो और सेकंड भी मेरे पास फॉरवर्ड ही हो, जो मेरा J2 है उसको भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मेरा जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सेचुरेशन रीजन। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आगे हम कुछ भी चेंजिंग करते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है फॉरवर्ड करें तो सेचुरेशन रीजन। ये भी आपको याद रखना होता है। हमारे पास इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हुआ था इंस्ट्रक्टर का हरियाणा के अंदर, HSSC का, उसके अंदर ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर आपके पास एक कंडीशन जो है फर्स्ट वाला जंक्शन जो है वो आपके पास हो रिवर्स, मतलब एक्टिव का मैंने उल्टा कर दिया, मैं विपरीत कर दिया। J2 मेरे पास हो अगर फॉरवर्ड में, ये भी मेरे पास विपरीत हो गया इसका, तो मेरे पास क्या है विपरीत हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव कंडीशन। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता चल गया होगा।
एक जंक्शन हमारा और बनता है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ अलग से। अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा, हाँ ये रहा फर्स्ट वाला, अगर आपका जंक्शन 1 और जंक्शन 2 जो है, जंक्शन 1 को मैंने रिवर्स बाइस कर दिया और जंक्शन 2 को भी मैंने रिवर्स बाइस कर दिया है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर वो काम करेगा, कौन से मोड में काम करेगा, कट ऑफ रीजन में हो जाएगा। ठीक है, ये जो कट ऑफ रीजन हम यूज़ करते हैं स्विचिंग एप्लीकेशन इन डिजिटल सर्किट के अंदर, जो हमारी डिजिटल सर्किट है उनके अंदर हम स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको डिटेल वाइज मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। बीजेटी को हम एम्पलीफायर के रूप में किस में काम करेंगे, इसके लिए रीजन में अच्छी तरह से मैंने डिटेल वाइज आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण जो हमारे पास टॉर्क होता है निम्न में से किसके समानुपाती होता है। अब आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल मोटर को हम यूज़ करते हैं एक डीसी सीरीज मोटर की तरह ही बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर को। ठीक है, अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो मेरे पास टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, IA² के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ये आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल मोटर के बारे में भी। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। अगर बात करें हम शंट मोटर की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास टॉर्क है वो समानुपाती होगा डायरेक्ट IA के। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड रहती है शंट मोटर के अंदर, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता। अब हम इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहे हैं, प्रयुक्त केबलों का चयन कर रहे हैं, केबल का हम चयन कर रहे हैं, तो किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता। क्या वोल्टेज ग्रेडिंग तो हमें देखनी पड़ती है केबल की, चालक की सामग्री भी हमें देखनी पड़ती है, तांबे की है या एल्यूमिनियम की है, कोरों की संख्या भी देखनी पड़ती है हमें, भू संपर्क बिंदु हमारे लिए ज़रूरी नहीं है अगर हम इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चयन कर रहे हैं, केबल का चयन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें भू संपर्क बिंदु का कोई हमारे पास पॉइंट नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण जो बन रहा है मेरा वो कितना है, स्टेप कोण दे रखा है इसके अंदर 45 डिग्री, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मेरे पास 45 डिग्री कोण बन रहा है स्टेपर मोटर के अंदर, तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर मेरे पास 45 डिग्री का क्वेश्चन जो कोण बनेगा मेरा, तो इस कंडीशन के अंदर मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी होती है, मैक्सिमम टॉर्क मेरा उत्पन्न होगा अगर 45 डिग्री का कोण बनता है स्टेपर मोटर के अंदर। आगे क्या दे रखा है, इसका विभेदन रिजोल्यूशन जो दे रखा है 10 स्टेप प्रति चक्र होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 प्रति चक्र हमारे पास इसका विभेदन स्टेप प्रति चक्र होता है स्टेपर मोटर का। ठीक है, अगर हमारे पास 45 डिग्री का कोण बने तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक मापदंड है जो निम्न में से क्या निर्धारित करता है। रिवर्स रिकवरी टाइम जो है आपका डायोड का, वो हमारे पास क्या मापदंड करेगा, जो हमारे पास डायोड होगा उसका रिवर्स रिकवरी टाइम है प्रचालन की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर निर्धारित करता है हमारे पास डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम। अब मैं आपको रिवर्स रिकवरी टाइम थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं डायोड की आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, वोल्टेज और करंट की विशेषता। ये किस तरह से बनती है मेरे पास, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 0.3 होगा, यहाँ पर मेरे पास 0.7 होगा। 0.3 हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 0.7 यूज़ करते हैं हम सिलिकॉन के लिए। यहाँ पर मेरे पास कंडीशन होती है ऑन 0.3 पे जाके, और ये मेरे पास दूसरी कंडीशन होगी 0.7 पे जाके सिलिकॉन के अंदर। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये डायोड रिवर्स में इस तरह से वेव फॉर्म बनाता है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास प्रचालन की गति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्योर इंडक्टर कनेक्टेड इन डीसी वोल्टेज सोर्स, अगर हम प्योर इंडक्टर को डीसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं तो विल बिहेव एज खालिस्तान इन द स्टडी स्टेट। ठीक है, तो कौन सी स्टडी स्टेट के अंदर काम करेगा, अगर हम डीसी सोर्स के अंदर प्योर इंडक्टर को जोड़ते हैं तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर डीसी सप्लाई की जगह अगर हम यहाँ पर एसी सप्लाई लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंडक्टर के अंदर क्या कंडीशन बनती है, हमारे पास जो इंडक्टर होता है जिसे हम लिखते हैं L से। ठीक है, इंडक्टर क्या करता है, हमारे पास धारा का
जो धारा होती है, धारा के अंदर बदलाव जो हो रहा है, धारा के अंदर जो बदलाव होगा उसकी जो बदलाव के अंदर क्या करेगा, ये विरोध करेगा इंडक्टर हमारा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था PSPCL का, ठीक है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्ज़ाम हुआ था। उसके अंदर क्या पूछा गया था, इंडक्टर हमारा क्या काम करता है, इंडक्टर हमारा धारा के अंदर जो बदलाव होता है उसका विरोध करता है इंडक्टर। और अगर मैं बताना चाहूँ, जो मेरे पास कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर हमारा वोल्टेज के, जो हमारे पास वोल्टेज होती है, वोल्टेज के बदलाव का विरोध करता है कैपेसिटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और जो मेरे पास कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर जो है मान लीजिए DC, ये आपके पास सप्लाई है कैपेसिटर, तो DC सप्लाई के अंदर कैपेसिटर क्या काम करेगा, DC सप्लाई के अंदर कैपेसिटर जो मेरा है वो ब्लॉकिंग मोड का काम करता है, ठीक है, ब्लॉकिंग मोड का काम करता है, DC सप्लाई को रोकता है और AC सप्लाई को ये अलाउ करता है, कैपेसिटर जो मेरे पास है, ठीक है। और मेरे पास अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर मेरा जो, अगर मेरे पास DC सप्लाई होगी तो DC सप्लाई को तो क्या कर देगा, अलाउ करता है, इंडक्टर सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और AC सप्लाई के अंदर क्या करता है, ये ब्लॉकिंग का काम कर रहा है इंडक्टर जो है, ठीक है दोस्तों। ये बात मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताया है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, जहाँ उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। जो उपभोक्ता है उसकी वायरिंग जो है हमारी कट आउट से जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स टर्मिनल ही बोलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, 3 फेज प्रेरण मोटर है मेरी, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इनके जो रोटर होते हैं उनको हम टेढ़ा क्यों करते हैं, ये पूछा गया यहाँ पर। टेढ़ा यानी कि तिरछा क्यों करते हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ ये रोटर किस टाइप का आपको दिखाई देगा। चलते हैं फोटोज़ पर। यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये फ़ोटो क्या है मेरे पास, स्क्विरल केज, जो आपने सुना होगा, स्क्विरल केज मेरे पास रोटर की एक फ़ोटो है, स्क्विरल केज रोटर की। स्क्विरल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, गिलहरी। जो गिलहरी का जो पिंजरा होता है उसके आकार का अगर हमारे पास रोटर दिखाई दे तो उसे बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, इसके अंदर जो मेरे पास ये खांचे होते हैं, स्क्विरल केज रोटर के अंदर हम वाइंडिंग नहीं करते, इसके अंदर डायरेक्ट मेरे पास छड़ें होती है, एल्यूमिनियम या फिर हम कॉपर की छड़ें यूज़ करते हैं, बार जिसे बोलते हो आप। तो यहाँ पर हम बार यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही रोटर बार, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इन रोटर बार को हम क्या करते हैं, थोड़ा टेढ़ा रखते हैं रोटर बार को। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइटली स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, तिरछा। तो तिरछा क्यों करते हैं हम, तिरछा इसलिए करते हैं जो हमारे पास एक क्रॉलिंग दोष होता है उसको दूर करने के लिए तिरछा करते हैं। और एक और बात, हमिंग जो साउंड उत्पन्न होता है, हमिंग नॉइस, जू जू की आवाज़ आपको सुनाई देगी, हमिंग नॉइस जो होता है हमारे पास, उसको कम करने के लिए है हम क्या करते हैं, इसको तिरछा करते हैं। एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा, जो हमारे पास रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस जिसे बोलते हैं प्रतिष्ठतम, उसको कम करने के लिए भी क्या है, इसको हम तिरछा करते हैं। तो तीनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हम टेढ़ा क्यों करते हैं, क्रॉलिंग दोष को कम करने के लिए। एक पॉइंट आपको बताया था मैंने हमिंग नॉइस को कम करने के लिए, एक मैंने आपको बताया था रिलक्टेंस जो होता है मेरे पास, प्रतिष्ठतम होता है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तीनों आपको याद रखने होंगे, ये किसी भी लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है। गैस के अंदर जो है वो विद्युत विसर्जन कब होता है, हमारे पास जब गैसीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब गैसीय माध्यम है हमारे पास, जैसे कि आर्गन गैस होती है मेरे पास, आर्गन गैस हम यूज़ करते हैं, हीलियम गैस हम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं। इन गैस के अंदर क्या है मेरे पास, नियोन गैस हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर जब धारा हम प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा मेरे पास, गैसों का हम विद्युत विसर्जन कब हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कंपनसेशन थ्योरम। आप व्यापक रूप से इनमें से किससे संबंधित है, कंपनसेशन थ्योरम। काफ़ी हैवी लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया आपके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, जेई लेवल तक पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कंपनसेशन थ्योरम जो होती है वो किस टाइप में होती है। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कंपनसेशन थ्योरम के बारे में थोड़ी। यहाँ पर आपको कंपनसेशन थ्योरम का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कोई सोर्स नेटवर्क है, ठीक है, जो सोर्स लगा रखा है। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है कोई, और इस सोर्स नेटवर्क के साथ मेरे पास
लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ रखा है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब कंपनसेशन थ्योरम क्या कहती है, जो हमारे पास सोर्स नेटवर्क है इसके अंदर जो भी इंटरनल चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर शो करनी होती है। जैसे कि सोर्स नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, वोल्टेज सोर्स हमने जोड़ दिया, और इस वोल्टेज सोर्स का जो प्रतिरोध है वो हमने इसमें सीरीज़ के अंदर दिखाना होता है। जो हमारे पास इंटरनल प्रतिरोध है वो वोल्टेज सोर्स का वो हम सीरीज़ में दिखाते हैं, और आगे हमारे पास लोड जो मेरे पास प्रतिरोध है वो इसी तरह से लगाया हुआ है। तो अब मैंने डायरेक्ट सोर्स नेटवर्क को क्या किया था, सिर्फ ओपन करके इसको दिखाया है। मेरे पास इसके अंदर वोल्टेज सोर्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसे बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या करती है हमारे पास, इसके अंदर दे रखा है किससे संबंधित है, जो हमारे पास नेटवर्क होता है उसकी सहायता प्रभाव करने के लिए। जो हमारा नेटवर्क था, अभी नेटवर्क मैंने आपको दिखाया था सोर्स नेटवर्क, उसको हमने आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम कंपनसेशन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है। एम्पलीफायर जो मेरे पास है उसके अंदर ऋणात्मक जो फीडबैक है, जो मेरे पास RF है, फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, ऋणात्मक जो है मेरे पास नेगेटिव, उसका मेरे पास फीडबैक के फलस्वरूप निम्न में से क्या होगा। उसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास ऋणात्मक फीडबैक है तो वोल्टेज जो मेरे पास लब्धि होगी उसमें कमी हो जाएगी, ऋणात्मक है। अगर मेरे पास धनात्मक फीडबैक होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, वोल्टेज के अंदर मेरी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए एम्पलीफायर के बारे में, जो कि यूज़ करते हैं हम कमज़ोर सिग्नल को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए मेगर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में यही पूछते हैं। मेगर जो यूज़ करते हैं हम उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए ही हम करते हैं। उच्च प्रतिरोध को हम मापते हैं मेगर से, और जो मेगर है एक काम हो रहा था हमारा कंटिन्यूटी जो हम चेक करने के लिए मेगर को हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी, मान लीजिए अंडरग्राउंड वायर है आपकी, अंडरग्राउंड वायर है वो कहीं से आपकी कोई क्रैक वायर है, टूटी हुई है, तो उसको चेक करने के लिए मेगर के दोनों पॉइंट हम इस साइड में जोड़ते हैं और मेगर का जो हैंडल होता है वो हम घुमाते हैं। मेगर के अंदर हमारे पास एक DC जनरेटर होता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। DC जनरेटर जो होता है उसको 160 RPM पर घुमाया जाता है DC जनरेटर को। ये बात एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। DC जनरेटर को 160 RPM पे घुमाते हैं, तब हमें पता चलता है कंटिन्यूटी हमारा मेगर जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने का वाले प्रदर्शन संकेतक है। ठीक है, बैटरी के लिए बढ़िया कौन सा है, इसके अंदर बैटरी की वोल्टेज आपको देखनी होगी अच्छी तरह से काम कर रहा है, धारिता आपको पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी सही दे रही है बैटरी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, स्वास्थ्य होगा बैटरी के लिए, हेल्थी कंडीशन होती है तीनों। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, VAR के बारे में। VAR निम्न में से किसकी इकाई है, आपको पता होना चाहिए। जो VAR है जो है मेरे पास, VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यहाँ पर मेरे पास रिएक्टिव पावर बनती है VAR। अगर आपकी बात की जाए एक्टिव पावर की, तो एक्टिव पावर मेरी सिर्फ होती है KW। ठीक है, एपरेंट पावर की बात करें तो एपरेंट पावर मेरी होती है KVA। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं। यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है, पावर फैक्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे भी, आपके पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है। तो पावर फैक्टर मेरा होता है KW बटा में KVA। KW मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव पावर, बटा में क्या होता है, एपरेंट पावर, मेरा होता है पावर फैक्टर, जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर मेरे पास जो एक्टिव पावर है वो मेरी होती है VI cos फाई। ठीक है, और जो मेरी रिएक्टिव पावर होती है वो मेरी होती है VI sin फाई। ठीक है, ये मेरी होती है एक्टिव पावर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मेरी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है इनके बारे में थोड़ा सी मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ये आपके पास गिलास है एक। ठीक है, इस गिलास के अंदर ये आपका हैंडल मान लीजिए, इस गिलास के अंदर आपने क्या किया, कुछ क्या है, ठंडा वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल दी इस गिलास के अंदर। वो कोल्ड ड्रिंक डाली है, पूरी कोल्ड ड्रिंक आपके लिए जो पावर बनती है वो आपकी होती है KVA। ठीक है, जिसे बोलते हैं एपरेंट पावर। और इस कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद गिलास के अंदर जो हमारे पास यहाँ तक ये कोल्ड ड्रिंक भर गई है, ठीक है,
और ऊपर जो मेरे पास ये बने हैं झाग जो बनते हैं, फोम जो बन गए हैं। यहाँ तक जो भरी है मेरी पावर, जो हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, यूज़ होने वाली पावर जो है मेरे पास वो होती है KW, जिसे बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है। और जो मेरे पास ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर झाग बनते हैं, झाग हमारे कोई काम के नहीं होते, इन्हें बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर, जिसे लिखते हैं KVAR के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिए गए संकेतक को पहचानिए। ये संकेतक जो आपको दिखाई दे रहा है डेंजर का साइन है, ये आप सभी को पता है। तार आ रही है यहाँ पर, तार को छूना नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए, विद्युत खतरे वाली चीज़ों को न छुए। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर देखनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामितर प्रवर्तक विधि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड जो होता है, मुख्य लाभ क्या है इनका, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग विधि का मुख्य लाभ क्या होगा मेरे पास, इसके अंदर क्या होगा, मोटर जो मेरे पास स्टार्टिंग जो धारा को समान मात्रा के लिए कम लाइन धारा का उपयोग करती है, स्टार्टिंग धारा जो होती है उसको कम कर देता है मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर। ये आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टर क्या काम करता है हमारे पास, स्टार्टर का मेन काम ये होता है स्टार्टिंग धारा को कम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एकल फेज शिथिल्य मोटर, हिस्टेरिसिस जो मोटर है किस प्रकार की मोटर है हमारी, ये एक सिंक्रोनस टाइप की मोटर है, सभी को पता होना चाहिए। और मेरी सिंक्रोनस मोटर है तो इसके अंदर जो मेरे पास हिस्टेरिसिस मोटर है ये नॉइसलेस मोटर होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस मोटर का यूज़ करते हैं हम टेप रिकॉर्डर के अंदर पहले यूज़ करते थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए हिस्टेरिसिस मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 3 फेज अर्ध नियंत्रित मतलब हाफ जो मेरे पास कंट्रोल है AC to DC कन्वर्टर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास हाफ नियंत्रण है तो इसके अंदर 6 होंगे, 3 होंगे। अगर आपके पास फुल नियंत्रण होता, आपके पास फुल कंट्रोल होता है, उसके अंदर 6 डायोड होते हैं यूज। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहाँ धारा IR प्रतिरोध तथा T टाइम है। तो मेरे पास जूल के नियम क्या होता है, जो इसे बोलते हैं उष्मा का नियम। उष्मा का नियम मेरे पास क्या होगा, I² RT, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है उष्मा। उष्मा की इकाई क्या लिखते हैं, उष्मा की इकाई हमारे पास होती है जूल, तो यही है मेरे पास जूल का नियम, तो I² RT जूल। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा DC मोटर को यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है। DC मोटर के अंदर जो मैकेनिकल दक्षता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी है, उसका सही व्यंजक क्या है मेरे पास, आपको पता होना चाहिए। उपयोगी जो यांत्रिक आउटपुट है बटा में कुल विकसित यांत्रिक शक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी दक्षता जो बनती है आउटपुट बटा में हमने कितनी इसके अंदर इनपुट दी है, कुल विकसित जो यांत्रिक शक्ति है वो यहाँ पर, तो ये हमारे लिए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट दे रखा है आपको 100 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है हमारे पास 20 माइक्रोफेराड का। मान वाले प्रतिरोध को संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इस परिपथ में टाइम कांस्टेंट निकालना है आपको, लैम्डा निकालना होगा, लैम्डा निकालना है। इस तरह से आपको लिखते हैं टाइम कांस्टेंट, वो मेरे पास क्या होता है R गुना में C होता है लैम्डा। यहाँ पर मेरे पास R कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, C कितना है 20 माइक्रोफेराड, यानी कि 10 की पावर -6 होता है 20 माइक्रोफेराड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 गुना में 20 बटा में मैं क्या कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने लगा दी, क्योंकि 10 की पावर -6 था, मैंने नीचे इसके अंदर कर दिया। 3 ये मेरे पास कैंसिल होती है, ऊपर 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2000 मेरे पास ये बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2000 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं, 2 गुना में 10 की पावर 3 लिखेंगे हम, इसका मतलब होगा 2000 मिली सेकेंड। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मिली का मतलब होता है मेरे पास ये इसके बटा में है 1000। ठीक है, यहाँ पर 2000 नहीं होगा, सॉरी, ये इसके बटा में है 1000 मेरे पास, तो 2 बटा में 1000 है मेरे पास, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना में 10 की पावर -3 से, तब मेरे पास 2 मिली सेकेंड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स जो है मेरे पास कितना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 3 फेज प्रेरण मोटर है तो मेरे पास उत्पन्न जो मेरे पास फ्लक्स होगा उसके अंदर एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पे होता है, क्योंकि 3 फेज के अंदर जो फेज एंगल मेरा बनता है वो 120 डिग्री का ही बनता है। अगर किसी को डाउट हो तो मैंने आपको AC साइकिल जो AC
जो मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा है उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है। और मैंने आपको कला जो मैंने आपको जो बहुकला जो सिस्टम है, पॉलीफेज सिस्टम है, उसके बारे में मेरी पूरी डिटेल आपको बताई हुई है थ्योरी के अंदर, वो भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था पावर केबल के बारे में कि शीत होती है एक हमारे पास चालक होते हैं, एक परावैद्युत होता है, लोड हमारे पास कोई काम का नहीं होता पावर केबल के अंदर। ठीक है, इन तीनों को यूज़ करते हैं पावर केबल के अंदर। आप देख सकते हो कल वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पर आपके पास कौन सा कथन सत्य होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको शक्ति गुणांक पूछा गया है, पावर फैक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर मेरा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है KW बटा में KVA। ये हम देखेंगे। अगर मैं इसको KW को एक साइड में रखता हूँ, इसको इस साइड में लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, पावर फैक्टर गुणा में KVA बराबर KW। तो ये हमें देखना है, KW बराबर शक्ति गुणांक गुणा में KVA। तो ये मेरे पास राइट आंसर बन रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है। तो चुंबकीय परिपथ के हमारे पास पैरामीटर जो होगा, हमारे पास ड्रॉप जो होता है वो MF लिखते हैं हम, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हम, यानी कि विद्युत परिपथ के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, V बराबर IR लिखते हैं। ये मेरे पास विद्युत परिपथ जो है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप है। अगर आपको इसके अंदर पूछा गया है चुंबकीय परिपथ के अंदर, तो चुंबकीय परिपथ के अंदर आपको पता होना चाहिए MMF बराबर होता है NI के, नंबर ऑफ टर्न, I मतलब धारा। तो ये मेरे पास चुंबकीय परिपथ के अंदर वोल्ट जो ड्रॉप का ही काम कर रहा है, चुंबकीय ड्रॉप का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मेरे पास परिमेयन सदा चुंबकत्व होता है, जो कि फ्लक्स को प्रवाह करवाने में या उत्पन्न करवाने में काम करता है। फ्लक्स की यूनिट होती है हमारे पास वेबर, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और रिलक्टेंस क्या होता है मेरे पास, रिलक्टेंस हमारा फ्लक्स को उत्पन्न होने का विरोध करता है, रिलक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री की बनी होती है। सभी को पता है प्लेट हमारी तांबे की बनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एक विभव मापी में कुल कितनी लीड होती है। अगर विभव मापी की बात करें, विभव मापी यानी कि वोल्ट मीटर के अंदर बात करें तो एक मेरे पास पॉजिटिव होती है, एक मेरे पास नेगेटिव होगी। लेकिन क्या है, एक मेरे पास कॉमन की भी वायर होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 वायर मेरी बनती है विभव मापी के लिए। आगे क्या है मेरे पास, एक तुल्यकाली मोटर के अंदर V कर्व जो बना रहे हो आप, V कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब मैं थ्योरी करवाता हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर और पूछा भी गया है। तो V कर्व हमारी किस तरह से बनती है, V कर्व कुछ इस तरह से हमारी V कर्व बनती है। ये V कर्व जो है हमारे पास आर्मेचर धारा और मेरे पास क्षेत्र धारा जो IF के बीच में बनती है V कर्व, ये आपको पता होना चाहिए। ये V आकार की दिखाई देगी आपको इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यूनिटी सिस्टम बनता है, हम मोटर के अंदर पढ़ेंगे सिंक्रोनस। ये मेरे पास लैगिंग होगा, ये मेरे पास लीडिंग कंडीशन बनती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक प्रकार नहीं है। तो आपने वुडन कैसिंग कैपिंग वायरिंग सुना है, कंड्यूट वायरिंग भी दिखाया मैंने आपको, क्लीट वायरिंग की भी बात की हमने। खुली वायरिंग इसे बोलते हैं ओपन वायरिंग, लेकिन ये भी टाइप हमारा है खुली वायरिंग। ओपन वायरिंग भी हमारा टाइप होता है, जो कि हम बोलते हैं जिसे बैटन वायरिंग को हम बोलते हैं खुली वायरिंग या ओपन वायरिंग को। ठीक है, इसके अंदर डाउट लग रहा है मुझे, आपके सुझाव से क्या आंसर होना चाहिए वो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द फेज स्प्लिटर इज कनेक्टेड इन। जो मेरे पास फेज जो स्प्लिटर होता है वो किसके साथ कनेक्टिंग होता है, फेज स्प्लिटर वो सभी को पता है सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेरी 2 वाइंडिंग बनती है, एक तो मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक मेरी रनिंग वाइंडिंग होती है। जो मेरा फेज स्प्लिटर होगा वो किसके साथ होगा, सीरीज में होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर। फेज स्प्लिटर यानी कि एक, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये फेज़ आ रहा है, एक मेरी फेज़ दोबारा बना के दिखाता हूँ मैं, ये मेरा फेज़ है। ठीक है, यहाँ पर एक मेरे पास फेज स्प्लिटर यानी कि मैं एक ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाता हूँ और ये मेरे पास एक वाइंडिंग बन जाती है। दूसरी मेरी वाइंडिंग ये बनेगी, इसको मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये मेरा क्या होगा, आर्मेचर बनता है इसके अंदर। एक मेरी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो रही है और ये मेरी क्या है, रनिंग वाइंडिंग बनती है। तो इस तरह से कहिए मेरे पास फेज स्प्लिटर लगा रखा है, जिसे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही बोलते हैं। तो ये मेरे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में सीरीज में ही जोड़ा हुआ है।
उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको 75 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरी डिटेल वाइज हल कर लिए हैं और समझ भी आए हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो आपको लगे किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ 8059358967 पर आप मुझे व्हाट्सअप ओनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, एक और हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।